नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का एक और एपिसोड में। आज की इस वीडियो में 10 से 12 जुलाई 2024 से संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और हमेशा की तरह तमाम जानकारी हम यहाँ पर आपको विस्तृत तौर पर देने वाले हैं। अच्छा, अगर आप पहली बार इस सीरीज से जुड़े हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ये सीरीज बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है और एक समय को निर्धारित करते हुए रेगुलर बेसिस पर आप इस क्लास को जरूर फॉलो कीजिए। अच्छा, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है, जो खास करके आगामी बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको भरपूर हेल्प कर सकता है, इस तरह का वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये तकरीबन 7 घंटे का वीडियो है और सभी लोग इस वीडियो को जरूर आप लोग देखिए। और बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर इसका पीडीएफ फाइल भी उपलब्ध है, बिहार स्पेशल वाला। मतलब ये अर्धवार्षिकी है, हाफ ईयरली है, आप इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की, लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो में एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था। ये प्रश्न था कि बिहार सरकार ने हाल ही में राज्य के किन शहरों में मेट्रो रेल परिचालन के प्रस्ताव की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। अच्छा, इन शहरों की बात करें तो इनमें दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और गया, ये 4 शहर बिहार के शामिल हैं। अतः इसका राइट जो आंसर था वो था विकल्प नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से ए और बी दोनों। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखेंगे, हमारे करंट अफेयर से सीरीज के, यानी कि इस सीरीज के जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स होते हैं, आप बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके इसी कोर्स के जरिए आप प्राप्त कर पाएंगे। रिसेंटली जनवरी से जून तक का जो पीडीएफ अपडेट हुआ अर्धवार्षिकी संस्करण, ये भी आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। हालांकि अगर आप बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो उसके लिए एक सेपरेट कोर्स है बीपीएससी का, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज आदि मिल रहा है, वो कोर्स भी आप चाहे तो ले सकते हैं। उसकी जानकारी हम आपको आगे देंगे। फिलहाल यहाँ पर आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में बिहार व भारत की पहली ट्रांसजेंडर, जिनमें कि आपको ध्यान रखना है ट्रांसजेंडर में भी जो 2 कैटेगरी है, ट्रांस मैन और वुमेन, तो ये ट्रांस वुमेन दरोगा बनी है। ये भारत की पहली, बिहार व भारत की पहली ट्रांसजेंडर या फिर बोले ट्रांस वुमेन दरोगा है। इनका नाम क्या है? देखिए, इसको लेकर कंप्लीट जानकारी हम देंगे आपको, लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो प्रश्न है इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर ए, यानी कि मानवी मधु कश्यप। इनका पूरा नाम है मानवी मधु कश्यप। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में, यानी कि जुलाई 2024 में बिहार में पहली बार ट्रांसजेंडर दरोगा बने और इसकी संख्या कितनी है? तो 3 ट्रांसजेंडर दरोगा बने हैं बिहार में, जिनमें कि 2 ट्रांसमैन है और 1 ट्रांस वुमेन है। अब यहाँ पर इसी से संबंधित ये प्रश्न आपके समक्ष हमने रखा है। ठीक है, जैसे कि 2 ट्रांसमैन की बात करें तो रोनित झा और एक है बंटी कुमार। ठीक है, जबकि वहीं पर ट्रांस वुमेन की बात करें तो मानवी मधु कश्यप, जो कि भागलपुर की है। तो ये यहाँ पर आप लोग समझिएगा। और ये भारत कह सकते हैं, बिहार व भारत के इतिहास में पहली बार है जब इस तरह के पद पर नियुक्ति हुई है किसी ट्रांस वुमेन की, जिन्हें आप यहाँ पर इस तरह की, मतलब इस तस्वीर में देख रहे हैं। और आपको एक जानकारी ये भी ध्यान रखना है, ये बहुत यूनिक है और ये बहुत ज्यादा खबरों में है। कई, मतलब कह सकते हैं समाचार पत्रों में, सुर्खियों में है, कई वेबसाइट पर ये चीजें बहुत ज्यादा खास करके ट्रेंड कर रही हैं। तो जो चीजें खबरों में रहती है उसको ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ से किसी भी रूप में कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर इसको लेकर एक अतिरिक्त जानकारी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वाले पॉइंट में हमने दिया है। देखिए, 3 वर्ष पूर्व पटना हाईकोर्ट में वीरा यादव बनाम बिहार सरकार के मामले में बिहार सरकार ने हर 500 पद में से एक ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए आरक्षित करने का शपथ पत्र दिया था। ये घोषणा किया था कि जितनी भी खास करके नियुक्तियां होगी उनमें 500 पद में से एक जो सीट होगी वो ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए आरक्षित रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कब? तो 3 वर्ष पूर्व वीरा यादव बनाम बिहार सरकार, ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये संबंधित किससे है? तो ये ट्रांसजेंडर समुदाय के आरक्षण को लेकर है, जो कि सरकारी सेवा में जो आरक्षण होता है, जो पद होता है, आरक्षित सीटें जो होती है, उसको लेकर था। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और इसी के परिणाम स्वरूप पहली बार जब ये, मतलब खास करके संचालित हुआ, तो मद्य निषेध विभाग में करीब 700 लोगों की बहाली हुई थी, जिसमें पहली बार गुड़िया कुमारी इस वर्ग के लिए आरक्षित पद पर चुनी गई थी और ये पहली ट्रांस वुमेन बनी थी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दारोगा की, तो ऐसे में जो नाम निकल कर आता है पूरे भारत में, तो पहला नाम कौन है? मानवी मधु कश्यप, जो कि भागलपुर की है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत।
अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार ट्रांसजेंडर की आबादी की, इस वाले पॉइंट को दरअसल हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो जाति जनगणना अभी बिहार में हुई है पिछले साल, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हुआ है। अब यहाँ पर पहले देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ट्रांसजेंडर आबादी तकरीबन 4.88 लाख थी, यानी कि 4,88,000 के आसपास थी, जिसमें साक्षरता दर 56.07% थी। और बिहार में इसकी जो आबादी बताई गई, ये पूरे भारत को लेकर है 4,88,000, लेकिन बिहार में जो इसकी आबादी बताई गई 40,827। ये आधिकारिक डेटा है, आपको ध्यान रखना है 2011 की जनगणना पर ये आधारित है, वहीं से हमने इस चीज़ों को लिया है। लेकिन बिहार में पिछले साल जो जाति आधारित जनगणना हुई थी, इस जनगणना में बिहार में ट्रांसजेंडर समुदाय की जो कुल जनसंख्या बताई गई वो महज 825 बताई गई है। अब ये समझ में नहीं आता ये कैसे संभव है और किस प्रकार से ये जाति आधारित जनगणना का डेटा तैयार हुआ है। अब इस पर तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक संशय पैदा होता है कि इतना कम तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल इस पर बहुत सारी बातें भी निकल कर सामने आई थी, लेकिन सरकार ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं दिया। तो जो आंकड़े का आता है उसको ध्यान रखिएगा, 825 बताई गई है और ये जाति आधारित जनगणना को लेकर प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जबकि वहीं पर 2011 की जनगणना को लेकर बात करें, जो कि खास करके एक दशक में जनगणना होती है, 2021 में होना था, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा देरी हो गई है। अब आने वाले समय में खास करके जब 2021 वाला जनगणना मतलब कार्य स्टार्ट होगा, उसको मतलब कार्य को पूरी तरह से संचालित किया जाएगा, डेटा संग्रहित होगा और सामने आएगा डेटा। तो इस प्रक्रिया में तकरीबन 2-3 साल लगना, आई थिंक 1 से 2-3 साल लगना स्वाभाविक है। तो ऐसे में आने वाले समय में 1-2 साल में जितने भी एग्जाम होंगे, वहां पर आपको 2011 की जनगणना से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, मिलते भी हैं, रिसेंटली जितने भी एग्जाम हुए एक प्रश्न पूछे जाते हैं। दरअसल हम आपको यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि 2011 का जनगणना आपको पढ़ना है, जो कि आने वाले 1-2 साल में यहाँ से प्रश्न अगर बनता है तो 1 अंक का आपके हाथ में होगा। फिलहाल इतनी सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर एक नाम आपको दिख रहा है, मोनिका दास। इसको लेकर जानकारी हमने आपको दिया था 2023 में, आई थिंक अप्रैल के आसपास, ये एग्जैक्ट मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन 2023 में हमने जानकारी आपको दिया था कि चुनाव आयोग ने खास करके चुनाव में जो खास करके ट्रांसजेंडर समुदाय की जो सहभागिता है, इसको बढ़ाने के लिए मोनिका दास को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अच्छा, रेशमा प्रसाद को लेकर हमने जानकारी दिया था कि पटना विश्वविद्यालय के सीनेट के सदस्य मनोनीत हुई है और पूरे भारत में किसी यूनिवर्सिटी में सीनेट के सदस्य मनोनीत होने वाली पहली ट्रांसजेंडर है, ये आपको हमने जानकारी दिया था। और ये कहाँ की है, तो ये पटना की रहने वाली है रेशमा प्रसाद। तो इतनी सारी बातें ध्यान रखिए। अच्छा, मोनिका दास पटना में कंकड़बाग में एक बैंकर है, एक बैंक में कार्यरत है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। फिलहाल इतनी जानकारी इंपॉर्टेंट है जहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। अच्छा, बिहार में अगर हम जाति आधारित जनगणना की बात करें तो इसमें जो खास करके एक वीडियो भी हमने इसको लेकर आपको दिया था, इसमें आपको जो दिख रहा है जातियों में जो सबसे ऊपर है, जिसकी जनसंख्या अधिक बतलाई गई है, तकरीबन 14% से अधिक, वो है यादव। इसके बाद अन्य जो जाति है इनमें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको लेकर जो वीडियो हमने आपको दिया है टॉपिक स्टडी सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं, इसका पीडीएफ फाइल भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ये यादव जो है जातियों में सबसे शीर्ष पर है और कायस्थ जाति जो है ये जाति में सबसे निचले पायदान पर है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। और कैटेगरी वाइज कोटिवार मतलब जातियों को हम देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, वो तमाम चीज़ों को ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि ये डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं दूसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि पुणे महाराष्ट्र में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय रग्बी 7s महिला प्रतियोगिता 2024-25 में बिहार की महिला टीम ने कौन सा पदक हासिल किया है। देखिए, बिहार की महिला टीम ने यहाँ पर सिल्वर मेडल अर्थात यहाँ पर रजत पदक अपने नाम किया है, अतः विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, सीनियर राष्ट्रीय रग्बी 7s महिला प्रतियोगिता 2024-25 का जो आयोजन है, ये 3 से लेकर 4 जुलाई 2024 तक छत्रपति शिवाजी स्टेडियम पुणे महाराष्ट्र में किया गया था। और इस प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में उड़ीसा ने 17-5 से बिहार को हराकर प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया, या फिर विजेता बनी। कौन, तो उड़ीसा। अतः बिहार जो है ये उपविजेता बनी और बिहार को कौन सा मेडल मिला, तो सिल्वर मेडल। और उड़ीसा को कौन सा मिला, तो उड़ीसा को मिला गोल्ड। ये यहाँ पे ध्यान रखिए। तो उड़ीसा पहले स्थान पर, बिहार दूसरे स्थान पर, जबकि महाराष्ट्र इसमें तीसरे स्थान पर रहा। जो खास करके मेजबान स्टेट था वो तीसरे स्थान पर यहाँ पर रहा। ये चीजें ध्यान रखिएगा।
अच्छा, बिहार के खेल की बात हो रही है तो एक जानकारी और भी निकल कर सामने आती है कि 12 से 26 जुलाई 2024 तक अम्मान जॉर्डन में होने वाली 18वीं एशियन जूनियर मेंस चैंपियनशिप 2024 के लिए नवादा बिहार के रहने वाले प्रतिभावान खिलाड़ी जो हैंडबॉल खिलाड़ी है मोहम्मद तौसीफ रसूल का नेशनल जूनियर हैंडबॉल टीम के लिए चयन हुआ, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय टीम में इनका चयन हुआ है। आप इन्हें यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। तो इस तरह की जानकारी एग्जाम में बनते हैं, खास करके बिहार से संबंधित खेल और खिलाड़ियों को लेकर। अच्छा, बिहार से संबंधित खेल और खिलाड़ियों की बात हो रही है तो रिसेंटली कुछ जानकारी हमने आपको दिया था, एक बार पुनः से इसे रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि बिहार के जो नए खेल मंत्री हैं, यह कौन है? तो सुरेंद्र मेहता है। और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है? तो रविंद्रन शंकरन है। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक से पॉइंट है, आपको याद रहना चाहिए। अच्छा, खेल की बात हो रही तो 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में 2024 में ये कुल 14 विभागों की झांकी निकाली गई थी 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 2024 में, यानी कि इसी वर्ष। इसमें आपको ध्यान रखना कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की जो झांकी थी वो मेडल लाओ नौकरी पाओ थीम पर आधारित थी। इसको यहाँ पर झांकियों में दूसरा पुरस्कार मिला था सर्वश्रेष्ठ झांकी की श्रेणी में। अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि सर पहला पुरस्कार किसे मिला था, तो नगर विकास और आवास विभाग की झांकी को मिला था, जो कि मेडल नहीं बल्कि कबाड़ से कमाल थीम पर आधारित थी। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसको लेकर एक प्रश्न ये भी बनता है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को एक स्वायत्त संस्था के रूप में जो कानूनी मान्यता मिली थी बिहार सरकार की तरफ से 25 मार्च 2023 को, यानी कि इस तिथि से बिहार राज्य खेल प्राधिकरण अब खेल और खिलाड़ियों को लेकर कोई भी घोषणा या फिर कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है, ये ध्यान रखिए। अच्छा, बिहार से संबंधित हम खेलों की बात कर रहे हैं तो ऐसे में आपको एक ये वाला पॉइंट ध्यान रखना कि बिहार की जो राज्य के खेल है ये कबड्डी है, और कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल भी है। हालांकि भारत में कई ऐसे भी राज्य हैं जहां की राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। ठीक है, तो इतनी सारी बातें ध्यान रखिए। अच्छा, इस स्लाइड में बिहार से संबंधित बेसिक से फैक्ट को आप देख रहे हैं, ये सभी कॉमन जो जानकारी है आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर जो तस्वीर में आपको दिख रहा है 2 स्वास्तिक और स्वास्तिक के बीच में बौद्ध वृक्ष, ये बिहार के राज्य के चिन्ह को इंगित कर रहा है। फिलहाल हम इसे स्किप कर रहे हैं, इसकी जानकारी ऑलरेडी हम कई बार आपको दे चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में जून 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष कैटेगरी में ये किसे चुना गया है? ठीक है, इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। प्लेयर ऑफ द मंथ 2 कैटेगरी में चुने जाते हैं, महिला और पुरुष। इनमें जो हमने ब्रैकेट में लिखा है पुरुष वर्ग में, तो ये पुरस्कार किन्हें मिला है? तो जसप्रीत बुमराह को, जो कि विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 2024 को लेकर कंप्लीट जानकारी आपके समक्ष है। देखिए, जनवरी और इसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अभी जुलाई चल रहा है तो ऐसे में जून को लेकर घोषणा हुई है। और ऐसे में जून को लेकर आपको ये ध्यान रखना है, पुरुष कैटेगरी में भारत के जसप्रीत बुमराह जो कि विश्व के नंबर 1 गेंदबाज हैं, और वहीं पर महिला कैटेगरी में स्मृति मंधाना का चयन किया गया। तो दोनों नाम आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें तो ये पहली बार है जब भारत के मतलब के खिलाड़ी दोनों वर्गों में इस खिताब के लिए चुने गए हैं एक साथ एक महीने के लिए। ठीक है, ऐसे तो कई नाम इसमें आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एक साथ पुरुष और महिला वर्ग में ये पहला कह सकते हैं मामला है जब आईसीसी की तरफ से चयन किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो भी T20 वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था, जसप्रीत बुमराह का इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा था और इन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया था। अच्छा, आईसीसी T20 विश्व कप को लेकर डिटेल जानकारी हम पहले भी कई दफा दे चुके हैं, हम यहाँ पर आज इसको डिस्कस नहीं करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं अगले चौथे प्रश्न पे। ये चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में जुलाई 2024 में यानी कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? देखिए, इससे पहले भी सम्मानित हुए हैं, तो विकल्पों में आप जो विकल्पों को देखेंगे तो कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो सम्मानित किए गए हैं जुलाई 2024 में रोशनी नादर मल्होत्रा को, इससे पहले शशि थरूर को सम्मानित किया गया था फरवरी 2024 में। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी एग्जाम में प्रश्न दिखे तो तिथि जो आपको दिखेगा, आई थिंक अगर तिथि दे वहां पर, तो उस आधार पर इसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा। अन्यथा अगर आपको ये शब्द दिख रहा है कि हाल ही में यानी कि रिसेंटली, तो जो नवीनतम होगा वही इसका राइट आंसर होगा।
फिलहाल इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जो डिस्क्रिप्शन हमने इसमें दिया है। देखिए, एचसीएल टेक की अध्यक्ष रोशनी नादर मल्होत्रा को हाल ही में यानी कि जुलाई 2024 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवलियर डी लीजन डी ऑनर, जिसे कि नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर कहा जाता है, इस सम्मान से सम्मानित किया गया। इन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। अच्छा, इस पुरस्कार की बात करें तो व्यापार जगत में उनके योगदान और साथ साथ फ्रांस और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने की उनके प्रयास के साथ साथ सामाजिक और पर्यावरणीय कारणों के लिए उन्हें उनकी प्रतिबद्धता के कारण इस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। अच्छा, इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। इसीलिए यहाँ पर हमने पॉइंट लिख भी दिया है कि नेपोलियन बोनापार्ट की ओर से 1802 में शुरू किया गया यह पुरस्कार फ्रांसीसी गणराज्य की ओर से दिया जाने वाला इस समय ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो ये अभी रिसेंटली एचसीएल टेक की अध्यक्ष रोशनी नादर मल्होत्रा को दिया गया है। लेकिन एक्चुअली जो बात हम कर रहे थे शशि थरूर के बारे में, इससे पहले फरवरी 2024 में फ्रांसीसी कांग्रेसी नेता शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। अच्छा, शशि थरूर को लेकर एक बात ये जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग कि अक्टूबर 2023 में शशि थरूर को पराजित कर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने थे। ये जरूर आपको ध्यान रखना है। शशि थरूर कांग्रेसी नेता है जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसके अतिरिक्त हम अगर कुछ और भी पुरस्कारों की बात करें, जैसे कि यहाँ पर जो आपको दिख रहा है सबसे महत्वपूर्ण सम्मान। अच्छा, ये स्लाइड हम आपको बहुत पहले से दिखा रहे हैं, बतला रहे हैं, और इसमें हम चीज़ों को अपडेट करते रहते हैं। और इसी को ध्यान में आपको रखना है कि यहाँ से एक प्रश्न भी पूछा गया बीपीएससी टीआरई वाले एग्जाम में। अच्छा, इसमें जितने भी आपको पुरस्कार दिख रहे हैं सभी को लेकर डिटेल जानकारी आपको इस सीरीज में हमने दिया है, लेकिन यहाँ पर इस स्लाइड में आप सभी को एक ही साथ देख रहे हैं ताकि ये आपका रिवीजन हो सके। देखिए, ये सारी जानकारी तो आप सभी को मालूम है जो नीचे आपको दिख रहा है। इसमें रिसेंटली जो अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 की जो एग्जाम में पूछा गया, जॉर्जी गॉस्पोंटिनोव की, ये बुल्गारिया के रहने वाले हैं। इनकी रचना टाइम शेल्टर के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था। अच्छा, इसके अतिरिक्त जो अभी रिसेंटली सम्मान मिले हैं 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये उर्दू के लिए गीतकार गुलजार को और संस्कृत के लिए विद्वान जगतगुरु राम भद्राचार्य को संयुक्त तौर पर इन्हें मतलब इन दोनों को सम्मानित किया गया। आप इन दोनों को यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। अच्छा, रिसेंटली प्रित्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार जापानी वास्तुकार रिकेन यामामोटो को मतलब इस सम्मान से सम्मानित किया गया इन्हें। अच्छा, एक जानकारी यहाँ पर हिडन जानकारी ये है कि सबसे अधिक बार जो ये खास करके प्रित्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार है वो जापानी वास्तुकारों ने ही अपने नाम किया है। अच्छा, एक और पुरस्कार है एबेल पुरस्कार जो कि फ्रांस के मिशेल टेलग्रांड ने अपने नाम किया है। अच्छा, 2024 वाला ये भी है इरास्मस पुरस्कार जो कि अमिताभ घोष को दिया गया। अच्छा, इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त और भी पुरस्कार है जो कि रिसेंटली हमने आपको जानकारी दिया है। पेन पेंटर पुरस्कार 2024, इसी सीरीज में कुछ समय पहले जानकारी हमने आपको दिया कि सुप्रसिद्ध भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय को प्रतिष्ठित पेन पेंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। ये घोषणा हुई है। सम्मान उन्हें 10 अक्टूबर 2024 को मिलेगा। आप अरुंधति रॉय को यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, इनसे पहले ये तो 2024 को लेकर पेन पेंटर पुरस्कार है। इनसे पहले आपको ध्यान रखना 2021, 22 और 23 वाला आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और ये 23 वाला ऑलरेडी पूछा जा चुका है, माइकल रोसेन वाला। अच्छा, पेन पेंटर पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी 2009 में हुई थी। इसको लेकर जानकारी यहाँ पर लिखा गया है कि पेन संस्था द्वारा नोबेल साहित्य पुरस्कार विजेता हैरोल्ड पिंटर के सम्मान में इसकी शुरुआत हुई थी, और 2014 में यह पुरस्कार भारतीय मूल के ब्रिटिश उपन्यासकार सलमान रुश्दी को दिया गया था। आप इन्हें यहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा, अरुंधति रॉय की बात हो रही तो वर्ष 1997 में अरुंधति रॉय को उनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अच्छा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये जो पुस्तक के कवर पेज को आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये उपन्यास बहुत ही ज्यादा खास करके प्रसिद्ध हुआ, ये चीज ध्यान रखिए। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं बुकर पुरस्कार के बारे में। बुकर पुरस्कार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। अभी हम आपको बतला रहे थे इस वाले पॉइंट से, जॉर्जी गॉस्पोंटिनोव जो कि बुल्गारिया के हैं, इनके रचना मतलब जो है टाइम शेल्टर, इसके लिए इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था एंजेला रोडेल के द्वारा। अच्छा, इससे पहले 2022 में ये सम्मान मिला उत्तर प्रदेश से भारत की गीतांजलि श्री को उनकी रचना रेत की समाधि के लिए। अंग्रेजी में इसका अनुवाद टॉम ऑफ सेंट के रूप में डेजी रॉकवेल के द्वारा किया गया था। लेकिन 2024 को लेकर भी हमने आपको जानकारी दे दिया है। देखिए, 2024 में जापानी लेखक जेनी एपेनबेक की जो रचना है कैरोस, इसको ये सम्मान मिला है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया माइकल हाफमैन के द्वारा।
अच्छा, ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है और बहुत बार होता है कि आप लोग इसको भूल जाते हैं, तो इसका नोट्स ज़रूर बनाइए। अच्छा, नोट्स बनाने में अगर आपको लगे कि समय व्यतीत हो रहा है, तो बना-बनाया नोट्स जैसे कि यहाँ पर जो स्लाइड आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज में, हूबहू ये पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है, हूबहू डेली बेसिस पर ये आपको मिलेगा एप्लीकेशन पे और इसका एक प्रिंटेबल पीडीएफ भी मिलता है जो कि मंथली हमारा नोट्स आता है, आप लोग उसे भी प्राप्त कर पाएँगे, जो कि बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। ये तमाम चीज़ें आप एप्लीकेशन के माध्यम से प्राप्त करेंगे। अच्छा, एप्लीकेशन पर 17वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। अगला जो 7वां प्रैक्टिस पेपर होगा 40 में से 7वां, ये फुल लेंथ टेस्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये 13 जुलाई 2024 को आपको मिलेगा समय के अकॉर्डिंग। इसका हमने शेड्यूल भी आपको दिया है। 9 बजे से इसकी शुरुआत होती है शाम में, जैसा कि हमने आपको बतलाया है कि 9 बजे शाम में आप मतलब पूरी तरह से सब चीज़ खाना-पीना खा के एकदम रेडी होके प्रैक्टिस सेट में लग जाइए। मतलब 9 बजे से इसकी शुरुआत होती है, लाइव टेस्ट होती है और 11 बजे तक आप टेस्ट दीजिए, टेस्ट को सबमिट करके सो जाइए। सुबह इसका सॉल्यूशन वाला आपको पीडीएफ मिलता है, आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर पाएँगे। हालाँकि एप्लीकेशन पे भी वो चीज़ें आप देख पाएँगे, कौन-सा आपका गलत हुआ, कितना स्कोर रहा, कौन-सा सही हुआ, पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा हर टेस्ट का। तो अगला जो टेस्ट है 7वां टेस्ट ये आपको मिलने वाला है 13 जुलाई 2024 को। अच्छा, टेस्ट सीरीज को आप अगर परचेज करते हैं, एप्लीकेशन पे आपको दिखेगा एक आइकन टेस्ट सीरीज का, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको 599 दिखेगा। उसमें एक प्रोमो कोड अप्लाई करेंगे, जो प्रोमो कोड बोलें या फिर कूपन कोड BM400, ये अप्लाई करेंगे तो महज 199 रुपये में ये तमाम चीज़ों का आप लाभ उठा पाएंगे। इसमें और भी टेस्ट है 90 प्लस, इसमें सेक्शनल टेस्ट मिलेगा, करंट अफेयर्स का आदि का टेस्ट मिलेगा। ये सभी केवल और केवल 199 रुपये में है। ये ऑफर सीमित समय के लिए है, आप लोग इसका भरपूर लाभ उठाइए। हालांकि बीपीएससी वाला जो हमारा कोर्स है, जो एक्चुअली हम इसकी बात कर रहे हैं, इसमें आपको आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो 30 सितंबर को आयोजित होना है, इसके लिए आपको सिलेबस आधारित नोट्स, बिहार जीके, करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज और इसी में टेस्ट सीरीज भी आपका इंक्लूडेड है। ये तमाम चीज़ें खास करके जो आप देख रहे हैं सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, ये चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी। आप लोग चाहें तो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं अलग से, या फिर अगर इस कोर्स को लेंगे तो इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड है और जो सिलेबस बेस्ड नोट्स है वो चीज़ें भी आपको इसमें मिल जाएगी। तो अपनी सुविधा के अनुसार जो भी आपको ठीक लगे आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं 5वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि प्रख्यात तमिल लेखिका शिव शंकरी को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 के लिए नामित किया गया है। बताएं कि उन्हें कौन से सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। रिसेंटली इन्हें सम्मानित किया गया है और एक्चुअली अभी ये खबरों में है क्योंकि इनका जो चयन हुआ है ये डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार के लिए हुआ है। तो फिलहाल यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है, इन्हें कौन से सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो 32वां सरस्वती सम्मान से, अथवा विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि प्रख्यात तमिल लेखिका शिव शंकरी को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 के लिए नामित किया गया है। उन्हें यह सम्मान हैदराबाद में 29 जुलाई 2024 को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी के 93वीं जयंती के अवसर पर 5 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अभी जो हम एक्चुअली प्रश्न में आपको ये चीज पूछ रहे थे कि उन्हें सरस्वती सम्मान मिला जो था वो कौन सा था, तो उसी की जानकारी अब यहाँ पर आप देखने वाले हैं। देखिए, एक तो बात ये ध्यान रखना है कि जो शिव शंकरी जो लेखिका है, जो एक्चुअली सुश्री शिव शंकरी, इनकी जो हम बात करें तो यह एक तमिल लेखिका है और ये चेन्नई की रहने वाली है और इनकी रचना सूर्यवंशम के लिए 2022 में उन्हें 32वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। इन्हें आप यहाँ पर इसी पुस्तक के साथ जो सूर्यवंशम की हम बात कर रहे हैं, आप यहाँ पर इन्हें देख सकते हैं। अच्छा, इनके अतिरिक्त मतलब इसके अतिरिक्त 32वां संस्करण के अतिरिक्त अगर हम बात करें 2023 में पिछले साल जो 33वां संस्करण दिया गया है, इनमें सरस्वती सम्मान मिला प्रभाव वर्मा को रौद्र सात्विकम के लिए, व्यास सम्मान मिला है पुष्प भारती को यादें यादें और यादें के लिए, जबकि बिहारी पुरस्कार 2023 में जो 33वां संस्करण हुआ इसकी जानकारी फिलहाल हमारे पास नहीं है। शायद इसकी घोषणा नहीं हुई है। अगर हुई है, अगर आप लोगों को मालूम है तो हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि हमने जो जानकारी दिया है उस आधार पर हम बता रहे हैं, क्योंकि हमने पूरा रिसर्च किया, इसकी इन्फॉर्मेशन कहीं हमें नहीं मिला। ठीक है, ये आप लोगों को मालूम है तो हमें जरूर बताइएगा। अच्छा, फिलहाल यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं सरस्वती सम्मान की, आइए हम इसको विस्तार से समझते हैं। जो सरस्वती सम्मान, बिहारी पुरस्कार, व्यास सम्मान, ये जो 3 साहित्यिक पुरस्कार आपको दिख रहा है, इसको लेकर कुछ जानकारी आपको अवश्य याद होनी चाहिए।
अभी हम बात करेंगे के बिरला फाउंडेशन के बारे में। ये तीनों साहित्यिक पुरस्कारों की स्थापना के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 1991 में किया गया था और यही जानकारी यहाँ पर हमने लिखा है कि इन सम्मानों में अगर हम देखें, अच्छा इसकी शुरुआत जो हुई थी वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन के जो संस्थापक हैं कृष्ण कुमार बिरला, इन्हीं के नाम पर रखा गया के बिरला फाउंडेशन, इसके द्वारा ही ये स्थापित किया गया था। इनमें आपको ध्यान रखना है जो सम्मान है सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार। इसका पहला संस्करण 1991 में जो दिया गया, इसमें आपको दिख रहा होगा सरस्वती सम्मान की बात करें तो हरिवंश राय बच्चन को 4 खंडों की आत्मकथा के लिए, और बिहारी पुरस्कार जय सिंह नीरज को दिया गया डानी का आदमी के लिए। व्यास सम्मान मिला रामविलास शर्मा को भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए, उनकी रचना जो थी इसके लिए। जबकि 33वां संस्करण को लेकर ऑलरेडी हम आपको जानकारी दे चुके हैं, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम एक संस्करण पीछे जाएं तो 32वां संस्करण को लेकर जानकारी यहाँ पर है कि 32वां सरस्वती सम्मान मिला सुश्री शिवशंकरी को, उनकी रचना सूर्यवंशम के लिए। 32वां व्यास सम्मान मिला डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, उनकी रचना पागलखाना के लिए। 32वां बिहारी पुरस्कार मिला डॉक्टर माधव हाडा को, उनकी रचना पंचरंग चोला पहर सखीरी के लिए। तो ये चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई पॉइंटों में इसको शामिल रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट छठा प्रश्न है कि हालिया घोषणा के अनुसार पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा पीवी सिंधु और अचंता शरत कमल। अतः विकल्प नंबर ए और बी यानी कि उपयुक्त में से ए और बी दोनों सही है। फाइनल आंसर होगा हमारा उपयुक्त में से। यहाँ पर देखिए, अच्छा यहाँ पर जो हुआ है ये ध्यान रखिएगा, ये मिस हुआ, यहाँ पर जो मार्किंग है मिस है। इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, उपयुक्त में से ए और बी दोनों सही है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि हालिया घोषणा के अनुसार पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो पीवी सिंधु और अचंता शरत कमल। अब यहाँ पर इसको देखिए, आपको जानकारी दे दूं कि 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और शीर्ष टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरत कमल पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के ध्वजवाहक होंगे। अच्छा, अगर हम इसको डीप में देखें, आपको ध्यान रखना है कि वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी ने अपने प्रोटोकॉल को अपडेट करते हुए यानी कि अद्यतन करते हुए एक महिला और एक पुरुष एथलीट को ग्रीष्मकालीन खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान संयुक्त रूप से ध्वज धारण करने की अनुमति दिया था, यानी कि ध्वजवाहक बनने की अनुमति दिया था, किसी देश को रिप्रेजेंट करने की अनुमति दिया था एक ध्वजवाहक के रूप में। तो इसकी शुरुआत हुई थी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा वर्ष 2020 में। इस चीज को भूलिएगा मत। अब आगे चलते हैं। दरअसल यहाँ पर जो पेरिस ओलंपिक खेलों की बात हो रही है, इसका आयोजन जो शुरू होगा ये 26 जुलाई से और ये चलेगा 11 अगस्त 2024 तक। और पेरिस ओलंपिक खेलों का जो शुभंकर है ये है ओलंपिक फ्रिज, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें पेरिस पैरालंपिक खेलों की शुभंकर की, तो यह है पैरालंपिक फ्रिज। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है इसका पिछला संस्करण, यानी कि ओलंपिक खेलों के पिछले संस्करण की बात करें जो कि टोक्यो ओलंपिक मतलब टोक्यो जापान में हुआ था, इसे टोक्यो ओलंपिक के नाम से जाना जाता है। 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक हुआ था। ये हालांकि 2020 वाला संस्करण था, लेकिन इसमें कोरोना संक्रमण की वजह से देरी हुई थी। 2021 में 23 जुलाई से 8 अगस्त तक ये आयोजित हुआ और इस वजह से हम इस ओलंपिक को टोक्यो ओलंपिक 2020-21 कहते हैं। इस खेलों में अगर हम पदक तालिका को देखें तो इसमें भारत को 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक मिला था। इसमें कुल मिला के भारत ने 7 पदक अपने नाम किया था, जो कि अब तक किसी भी ओलंपिक खेलों में यह भारत का सर्वाधिक पदक था। हम यहाँ पर ओलंपिक खेलों की बात कर रहे हैं और पदक तालिका में भारत को 48वां स्थान मिला था। डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। 131 पदकों के साथ अमेरिका शीर्ष पर रहा, 88 पदकों के साथ चाइना द्वितीय स्थान पर, फिर जापान, फिर ब्रिटेन और अपना भारत 48वें स्थान पर रहा 7 पदकों के साथ। अच्छा, आपको यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखना, जो एक गोल्ड आपको दिख रहा है ये नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में अपने नाम किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक जानकारी ये भी ध्यान रखना है कि 5 अगस्त 2021 को भारतीय हॉकी टीम ने 41 सालों के लंबे इंतजार के बाद जर्मनी को हराकर टोक्यो 2020 में तीसरा स्थान प्राप्त कर कांस्य पदक जीता था। ये टोक्यो ओलंपिक 2020 खेलों में ये एक प्रकार से भारतीय महिला हॉकी टीम का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। 41 साल के लंबे अंतराल के बाद इस खिताब को अपने नाम किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्नलिखित में से कहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भारत और रशिया के बीच
22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की है। ये अभी कहाँ पर किया गया? एक्चुअली यही यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये है विकल्प नंबर यहाँ पर सी, यानी कि रशिया की राजधानी मॉस्को में। विकल्प नंबर बी यहाँ पर विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, ये मॉस्को वही स्थान है जहाँ पर पिछले साल भारत सरकार के द्वारा आम महोत्सव आमरस का आयोजन किया गया था। इस बार नहीं बल्कि 2023 की हम बात कर रहे हैं। 2023 में ये मॉस्को में ही आयोजित हुआ था। अब यहाँ पर फिलहाल प्रश्न पे फोकस करते हैं। दरअसल हाल ही में 8 से लेकर 10 जुलाई 2024 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया और ऑस्ट्रिया के 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर है। ऑस्ट्रेलिया नहीं है बल्कि यहाँ पर ऑस्ट्रिया है, जिसकी राजधानी है वियना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इन दो देशों की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर है और इसी दौरान 9 जुलाई 2024 को मॉस्को में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भारत और रशिया के बीच 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की है। दोनों के द्वारा ये अध्यक्षता हुई और इस बैठक में या फिर इस दौरान रक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, शिक्षा, संस्कृति और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित कई द्विपक्षीय मुद्दों पर मतलब इसकी कह सकते हैं मुद्दों की समीक्षा पर चर्चा की गई। तो ये इसका कह सकते हैं इसी विषय पर ये आधारित था जिसमें इस पर चर्चाएं हुई है। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न और भी निकलकर सामने आती है, उसकी जानकारी हम आगे देंगे। जो ये बैठक है, जो खास करके ये आधिकारिक यात्रा जो हुई है नरेंद्र मोदी की, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल कर आती है, वो आगे हम देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगला प्रश्न है कि टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने हाल ही में 5 जुलाई 2024 को निम्नलिखित में से कहाँ घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर होगा इसकी शुरुआत अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश से किया गया है। आपको ध्यान रखना, टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में 5 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य हर घर को सौर समाधान के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना है और इसकी शुरुआत जो हुई है उत्तर प्रदेश में, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, यहीं से किया गया है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कहाँ से शुरुआत हुई, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में वाराणसी से इसकी शुरुआत हुई कब? तो 5 जुलाई 2024 को। किनके द्वारा? तो टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड के द्वारा। अच्छा, यहाँ पर सौर ऊर्जा की बात हो रही है, तो ऐसे में आपको इस बात को जरूर ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि सबसे पहला पॉइंट इसमें यही इंपॉर्टेंट है, यह किस सरकार की पहल है, यानी किस देश की पहल है? तो यह भारत सरकार की पहल है और भारत और फ्रांस के नेतृत्व में इसकी जो स्थापना हुई थी ये 30 नवंबर 2015 को हुई थी। लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये भारत और फ्रांस के नेतृत्व में जरूर हुई है, लेकिन ये जो पहल है आईएसए, ये भारत सरकार की पहल है। इसका जो मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है ये गुरुग्राम हरियाणा में है। अच्छा, रिसेंटली 26 जून 2024 को दिल्ली में पराग्वे जो है एक देश है, ये पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां सदस्य देश बना है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आईएसए का उद्देश्य क्या है? जैसे कि जीवाश्म ईंधन जैसे कि ऊर्जा के जो गैर नवीनीकरणीय स्रोत हैं, इस पर निर्भरता को कम किया जाए और सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए, इसी पर यह केंद्रित है। तो फिलहाल यहाँ पर इतनी सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है? अच्छा, यूनाइटेड किंगडम यानी कि जो ब्रिटेन में जो चुनाव हुआ है, इसको लेकर जानकारी हमने आपको दे दिया ऑलरेडी। फिलहाल यहाँ पर एक अलग से प्रश्न हम आपको दे रहे हैं। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है, पहली वित्त मंत्री कौन बनी, महिला वित्त मंत्री? तो रेचल रिव्स। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, ब्रिटेन में जो अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुआ, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 650 सीटों वाली ब्रिटेन की संसद में लेबर पार्टी 412 सीटें जीती है, यानी कि 412 सीट जीता है। कितना में से? 650 सीटों में से पूर्ण बहुमत के साथ, यानी कि प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पर ये खास करके लेबर पार्टी की सरकार बनी और नेता जो चुने गए लेबर पार्टी के जो प्रधानमंत्री बने, ये कियर स्टारमर, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जो बीजेपी सरकार का नारा है अब की बार 400 पार, वो तो बीजेपी कर नहीं सके, लेकिन ये लेबर पार्टी जरूर करती। कंजर्वेटिव पार्टी की जो अब तक सरकार थी पिछले 14 सालों से, उसे हराया है। जो कंजर्वेटिव पार्टी के जो खास करके मतलब कह सकते हैं प्रधानमंत्री थे इस समय तक, ऋषि सुनक, जो कि भारतीय मूल के थे, उन्होंने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इस चुनाव में 650 सीटों में से महज 119 सीटों पर ही जीत हासिल कर सके थे। ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा, ब्रिटेन के इतिहास में नई सरकार में एंजेला रेनर जो है ये उप प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा, ब्रिटेन में या फिर ब्रिटेन के इतिहास में दूसरी बार है जब कोई महिला उप प्रधानमंत्री नियुक्त की गई है। इसके अतिरिक्त आपको ये ध्यान रखना है कि रेचल रिव्स यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री बनी। अच्छा, इस अगर हम बात करें कैबिनेट की, तो 25 मंत्रियों के कैबिनेट में रिकॉर्ड 11 महिलाएं इस बार शामिल हैं।
इसमें आपको एक बात ये भी ध्यान रखना है कि इस चुनाव में बिहार के एक शख्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है और ये सांसद बने। इनका नाम क्या है? तो कनिष्क नारायण। दरअसल ये लेबर पार्टी से संबंधित है और इसको लेकर डिटेल इन्फॉर्मेशन पिछले वाले वीडियो में हमने आपको दिया था। आई होप यहाँ पर आपको बतलाने की आवश्यकता नहीं है। डिटेल जानकारी हमने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में दिया है। कैसे बिहार से ब्रिटेन तक का इनका सफर रहा है वो चीजें वहां पर आपको हमने बताया है। फिलहाल यहाँ पर आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं, आपको ध्यान रखना है वही सारी जानकारी यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। लेकिन इनमें से एक ये भी इंपॉर्टेंट है जो खास करके अभी हम बात कर रहे थे, 25 मंत्री जो बनाए गए जिनमें 11 महिलाएं शामिल है। तो भारत के दृष्टिकोण से एक गर्व की बात यहाँ पर यह है लीसा नंदी। ठीक है, लीसा नंदी जो कि अभी हाल ही में यहाँ पर ब्रिटेन कैबिनेट में खास करके संस्कृति, मीडिया और खेल मंत्री बनाई गई है। ये जरूर आप लोगों को ध्यान रखना है। ये पश्चिम बंगाल की रहने वाली है लीसा नंदी। अच्छा, इसको लेकर कल भी हमने आपको जानकारी दिया था। लीसा नंदी के बारे में जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप लीसा नंदी को इस तस्वीर के माध्यम से देख रहे हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा, जो ब्रिटेन की बात हो रही है, प्रधानमंत्री की बात हो रही है, तो ये चीजें आपके जबान पे होनी चाहिए। ऑलरेडी यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। देखिए, इसमें एक पॉइंट है कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, अतः 1947 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो उस समय प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। जबकि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पामस्टन थे। और ये दोनों जो पॉइंट आप देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, एक बात और, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये विंस्टन चर्चिल थे, जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं। और ये भी प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न ऐसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहकर संबोधित किया था? तो आपको ध्यान रखना, विंस्टन चर्चिल जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने ही महात्मा गांधी यानी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहकर संबोधित किया था। ठीक है, आई होप यहाँ पर ये क्लियर हो गया। हम यहाँ पर आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि भारत सरकार ने हाल ही में 9 जुलाई 2024 को रशिया के किन दो शहरों में वाणिज्य दूतावास खोलने का फैसला किया है? अभी जो एक्चुअली हम इसी तरह की जानकारी आपको दे रहे थे, प्रधानमंत्री की जो खास करके आधिकारिक यात्रा है, और इस यात्रा के दौरान जो बातें निकल कर आई है ये दो शहरों को लेकर। इस दो शहर का नाम एक तो है कजान और दूसरे शहर का नाम है येकातेरिनबर्ग। ये ध्यान रखिएगा। अतः विकल्प नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट आपको जरूर याद रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र, अच्छा ये जानकारी तो हम दे चुके हैं, 8 से 10 जुलाई तक ये रशिया और ऑस्ट्रिया के 3 दिवसीय दौरे पर है, आधिकारिक यात्रा है। और यहाँ पर 9 जुलाई 2024 को नरेंद्र मोदी ने रशिया के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए रशिया के कजान शहर जो है और साथ ही येकातेरिनबर्ग, दो शहरों में ये नए वाणिज्य दूतावास खोलने का फैसला किया। हालांकि इससे पहले, मतलब वर्तमान समय तक, इस समय तक भारत के दो वाणिज्य दूतावास, जो कि एक तो सेंट पीटर्सबर्ग में है और दूसरा जो है ये व्लादिवोस्तोक में है, ये ऑलरेडी दो यहाँ पर खास करके संचालित हैं, कार्यरत हैं। ये चीजें ध्यान रखिएगा। नया जो दो शहर है ये है कजान और येकातेरिनबर्ग, जिसको लेकर ये बातें निकलकर सामने आ रही है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है कि जुलाई 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा की है। अच्छा, ये ऐतिहासिक जो उदयगिरी गुफा है ये अभी खबरों में है। अब यहाँ पर हमने पूछा है कि बताएं कि यह किस राज्य में है, ये किस राज्य में अवस्थित है? तो राइट आंसर होगा ये अवस्थित कहाँ पर है? तो उड़ीसा में। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये उड़ीसा के मयूरभंज की ही रहने वाली है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा होगा 12वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि गृह मंत्रालय ने 10 जुलाई 2024 को आतंकवादी समूह सिख फॉर जस्टिस, जिसे कि शॉर्ट में SFJ कहा गया है, तो इस पर प्रतिबंध को 10 जुलाई 2024 से कितनी अवधि के लिए फिर से गैर कानूनी संगठन घोषित किया है? तो इसका जो राइट आंसर है, जो प्रतिबंध लगाया गया है पुनः से 10 जुलाई 2024 से, ये कितनी अवधि के लिए पुनः से इसे गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि 5 साल के लिए। हालांकि पहले से ही इस पर प्रतिबंध लगा था, लेकिन 5 वर्ष पुनः इस पर प्रतिबंध बढ़ाया गया है। तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखिए। आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, और जो जानकारी हमने टेस्ट शेड्यूल को लेकर आपको दिया है, इसको ध्यान रखते हुए समय के अकॉर्डिंग इसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। और एक बात यहाँ पर यह है कि अगर आप लाइव मोड में से ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो बाद में भी ये सारे टेस्ट दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आज की इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि ब्रिटेन में हालिया आयोजित चुनाव में बिहार मूल के
किस नेता ने चुनाव में जीत दर्ज कर बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए बिहार को गौरवान्वित किया है। पिछले वीडियो में इसकी जानकारी हमने आपको दिया था, हालांकि थोड़ी इन्फॉर्मेशन आज वाले वीडियो में भी आपको देखने को मिला होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।